मधु के घर में ना ही उसके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे थे। बेचारी रसोई में सभी मसालों के डब्बों को उतारकर घर में जो भी थोड़ी बहुत धनिया मिर्ची प्याज थे उन्हें देखकर सोचने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या बनाऊं सबके खाने के लिए, क्योंकि ना तो सब्जी है और ना ही दाल। अब मैं क्या सबको सूखी रोटी बनाकर खिलाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से सोनू खाने में बहुत ड्रामा करता है। अगर उसे मैं आज भी कुछ अच्छा खाने को नहीं दूंगी, तो वो तो आज पूरे घर को अपने सर पर उठा लेगा। हम्म, एक काम करती हूँ, प्याज के पराठे बना लेती हूँ। वैसे भी बहुत समय से हमने पराठे नहीं खाए हैं। इससे सोनू खुश हो जाएगा और हम सबका पेट भी भर जाएगा। ऐसा सोचकर मधु अपनी सास कविता और अपने बेटे सोनू के लिए प्याज के पराठे बनाती है। पराठे की खुशबू से मधु का पूरा घर महक चुका था। थोड़ी देर बाद मधु सोनू अपनी सास को पराठा खाने को देती है। अरे वाह माँ, पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। आज आपने बहुत टाइम बाद हम सबके लिए पराठे बनाए हैं। सच में आज का खाना मुझे बहुत पसंद आया। आप में ना मेरे लिए रोज पराठे बनाना। अरे बेटा, रोज पराठे खाना अच्छी बात नहीं है। मधु, रोज रोज पराठे खाना अच्छी बात नहीं है, ये तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन अगर तू इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाएगी तो हमें तो रोज प्याज का पराठा ही चाहिए। सच में बहू, बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। मन खुश हो गया इस पराठे को खाकर। चलो, ये तो अच्छी बात है माँ जी, कि आज की मेरी मेहनत सफल हो गई। आपको पता है, घर में ना तो दाल है बनाने के लिए और ना ही कोई सब्जी। इसीलिए मुझे मजबूरन ये प्याज का पराठा बनाना पड़ा, क्योंकि मेरी समझ में तो आ ही नहीं रहा था कि क्या बनाऊं। माँ, आप मेरे लिए कल सुबह भी प्याज का पराठा ही बनाना, क्योंकि मैं स्कूल में अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं तेरे लिए कल लंच में भी प्याज का पराठा बना दूंगी। अब तो खुश है ना मेरा लाल? सोनू और कविता के मुंह से तारीफ सुनकर मधु बहुत खुश होती है और अब सिर्फ 3 पराठे बचे थे। तभी मधु की पड़ोसन विमला आती है और विमला मधु से कहती है, अरे मधु बहन, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज तुम्हारे घर से। लगता है कुछ खास बना रही हो तुम अपने घर में। नहीं विमला बहन, वो आज हमारे घर में प्याज के पराठे बने हैं। आओ ना, तुम भी खाओ। हाँ हाँ मधु बहन, मैं तो प्याज के पराठे ही खाने आई हूँ। सच में बाहर तक खुशबू जा रही है। खुशबू से अंदाजा लग सकता है कि तुमने बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। लो, अब तुम भी खाओ और खाकर बताओ कैसा बना है। मजा आ गया मधु बहन, सच में बहुत टेस्टी है। इतना टेस्टी प्याज का पराठा तो मैंने आज तक नहीं खाया। मुझे तो बनाना भी नहीं आता। तुम मुझे भी अब प्याज का पराठा बनाना सिखा देना, ताकि मैं भी अपने घर में प्याज का पराठा बना सकूं। अच्छा ठीक है। विमला भी मधु की खूब तारीफ करती है और पराठा खाकर वहां से चली जाती है। और अब मधु के खाने के लिए सिर्फ एक ही प्याज का पराठा बचा था। मधु वही एक पराठा खाकर और एक ग्लास पानी पीकर सो जाती है। अगली सुबह मधु फिर से अपने बेटे सोनू के लिए प्याज का पराठा बनाती है और उसके लंच बॉक्स में प्याज का पराठा रख देती है और सोनू को स्कूल छोड़ने जाती है। और जैसे ही मधु सोनू को स्कूल छोड़कर घर आती है, तो वो देखती है कि कविता नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी है। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? उठिए ना माँ जी। माँ जी। अपनी सास को ऐसे बेहोश देखकर मधु बहुत परेशान हो जाती है और पड़ोसियों की मदद से वो कविता को अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर कविता को एडमिट कर लेते हैं। शाम को मधु अपनी सास कविता को अस्पताल से लेकर घर आती है। डॉक्टर ने कविता को ज्यादातर फल वगैरह खाने को कहा था। बेचारी मधु अब बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए वो अपनी पड़ोसन विमला से 1000 रुपए उधार ले लेती है और उन पैसों से अपनी सास के लिए फल और दवाइयाँ खरीद कर लाती है। अरे मधु, तेरे पास फल और दवाइयाँ लाने के पैसे कहाँ से आए बेटा? तू तो जानती है ना कि जब से विनोद हमें छोड़कर गया है, तब से हम लोग कितना परेशान हैं। पूरा घर अकेले तुझे ही संभालना पड़ता है। ऊपर से मैं तेरी थोड़ी सी मदद भी नहीं कर पाती हूँ, बल्कि मेरी वजह से तू और परेशान हो जाती है। अरे माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। और बीमारी का क्या है, ये तो किसी को भी लग जाती है। शायद मैं आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई। वरना अगर मैं आपको अच्छे से खान पान देती, तो शायद आपको ऐसी कमजोरी ना होती माँ जी। और आप चिंता मत कीजिए, घर चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा माँ जी? घर की बिगड़ती स्थिति देखकर मधु बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मधु के घर फिर से पड़ोस की विमला आती है और विमला मधु से कहती है, मधु ओ मधु, अरे जल्दी इधर आ, मुझे तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है।
क्या हुआ विमला? बोलो। सुन, तू मेरे साथ कल सुबह 6 बजे दूसरे गांव चलना। सुना है उस गांव में एक विजय नाम का आदमी रहता है और उस आदमी को 1 से 2 दिन के अंदर शहर जाना है और वो हमेशा हमेशा के लिए शहर में शिफ्ट होगा। और वो यहाँ पर बाजार में प्याज बेचा करता था, इसीलिए उसके पास खूब सारे प्याज है। अब बेचारा शहर इतने सारे प्याज लेकर तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत ही सस्ते दामों पर प्याज बेच रहा है। मेरी बात मान तो तू उससे प्याज खरीद ले और प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दे। विमला, अगर सच में वो आदमी कम दाम पर प्याज बेच रहा है, तो मैं उससे 2 बोरी प्याज खरीदना चाहती हूँ। तो मुझे कल सुबह उस आदमी के पास ले जाना। अरे, मैं तुझे लेकर चलूंगी और मुझे तेरे बुरे हालातों को भी देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब करे। तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया विमला। इतना तो कोई अपना अपने के लिए भी नहीं सोचता, जितना तुमने एक पड़ोसन होने के नाते मेरे बारे में सोचा है। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। अरे! इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? एक पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फर्ज़ बनता है कि मैं तेरी मदद करूँ, क्योंकि मुझे तेरे हालात अच्छे से मालूम है। विमला की बातें सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह विमला और मधु दोनों दूसरे गांव प्याज लेने के लिए जाते हैं, जहां मधु विजय से 2 बोरी प्याज खरीद लेती है और एक ठेले पर 2 बोरी प्याज रख कर अपने घर ले आती है। और इसमें विमला मधु की पूरी पूरी मदद करती है। बस विमला बहन, आ गया मेरा घर। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी विमला। मधु, बार बार शुक्रिया और एहसान की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। चलो अब मैं चलती हूँ। अब अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। ये कहकर विमला वहां से चली जाती है। और इसी तरह से कुछ ही दिनों के बाद मधु सड़क किनारे प्याज का पराठा बेचने का ठेला लगाती है। मधु मात्र 10 रुपए में एक प्याज का पराठा बेच रही थी और साथ में आम का अचार। ये देखकर वहीं पास ही में एक फैक्ट्री के कुछ लेबर मधु के ठेले पर आते हैं। अरे बहन जी, जरा एक प्याज का पराठा लगा दो तो। उन दोनों ग्राहकों को एक एक प्याज का पराठा और साथ में आम का अचार वो दे देती है। उन दोनों आदमियों को प्याज का पराठा बहुत टेस्टी लगता है। वो दोनों फिर से दो दो प्याज का पराठा खरीद कर खाते हैं। अरे बहन जी, पराठे तो बहुत लाजवाब है। लगता है आपने आज ही अपना पराठा बेचने का काम शुरू किया है, क्योंकि हमने आज से पहले तो आपको कहीं नहीं देखा। हाँ भाई साहब, मैं अपना ये काम आज से ही शुरू कर चुकी हूँ। बस आप लोगों का साथ रहा तो मेरा काम एक दिन और तेजी से चल पड़ेगा। वैसे बहन जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, घर का स्वाद दे रही हो आप। बहन जी, आप रोज यहीं पर ठेला लगा लीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ के पराठे बहुत टेस्टी हैं। ये कहकर वो दोनों ग्राहक मधु को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फिर से 2-3 ग्राहक और मधु के ठेले पर आते हैं। इसी तरह से शाम हो जाती है। शाम तक मधु के टोटल 1000 रुपए की कमाई हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर आती है। तभी मधु का बेटा सोनू अपनी माँ से कहता है। माँ, कल टीचर ने तुम्हें स्कूल में बुलाया है फीस जमा करने के लिए। अरे माफ करना सोनू, मैं तो भूल ही गई बेटा कि पिछले 2 महीने से तेरी फीस जमा नहीं हुई है। चल कोई बात नहीं, मैं कल तेरी स्कूल फीस जमा करवा दूंगी। मेरी वजह से तुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा बेटा। अरे नहीं माँ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो तो मुझे आपके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी अगर हमारे घर की स्थिति अच्छी होती तो आपको यूं प्याज के पराठे का ठेला लगाना ना पड़ता। सोनू की बातें सुनकर मधु बहुत भावुक हो जाती है। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इसी तरह से अगले दिन मधु सोनू के स्कूल जाती है और सोनू की फीस जमा करवाती है। फीस जमा करने के बाद मधु फिर से प्याज का पराठा बेचने का ठेला लगाती है। और इस तरह से मधु अपने जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ती है। बच्चों, ऐसे जिद नहीं करती, चुपचाप से नाश्ता करो। नहीं माँ, आज हम ये नाश्ता नहीं करने वाले। हमें कुछ चटपटा और अच्छा सा खाना है। बच्चों, आज खा लो। मैं कल तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ बना दूंगी। आप रोज हमसे यही कहती हो, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। हमें नहीं पता, हमें आज ही कुछ अच्छा खाना है, वरना हम नाश्ता नहीं करेंगे। अपने दोनों बच्चों को नाश्ते के लिए इस तरह जिद करता देखकर ठीक है बच्चों, आज तुम्हें कुछ अच्छा खाना है ना। आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाने वाले हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अमर किचन में जाता है और अपने दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगता है। करीब आधे घंटे बाद अमर प्लेट में नाश्ता लिए बाहर आता है।
ये लो बच्चों, तैयार है तुम्हारा टेस्टी और यमी नाश्ता। ये क्या पापा, आप तो हमारे लिए अंडा रोल बनाकर ले आए हो। हमें अंडा रोल खाने का थोड़ी ना मन था। मुझे तो लगा था आप कुछ अलग सा बनाने वाली हो, लेकिन आपने तो ये अंडा बनाया है। इससे अच्छा तो मुझे ही कह देती, मैं ही इसे बना लेती। अरे बच्चों, ये मामूली अंडा नहीं है, इसके अंदर मैंने मसालेदार कीमे की स्टफिंग भरी हुई है। यह कीमा ऑमलेट है, एक बार इसे खाकर तो देखो। अमर के कहने पर दोनों बच्चे जैसे ही कीमा ऑमलेट खाते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह पापा, आपने तो सच में बहुत अच्छा कीमा ऑमलेट बनाया है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी है। थैंक यू पापा, हमारा कुछ ऐसे ही खाने का मन था। राजू और सोनी को कीमा ऑमलेट की इतनी तारीफ करता देखकर अमर के बड़े भैया और भाभी जगदीश, सुलेखा और उसकी पत्नी माधवी भी अमर के बनाए हुए ऑमलेट को खाते हैं। बच्चे तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने तो सच में बहुत अच्छा कीमा ऑमलेट बनाया है। तुमने इतना अच्छा कीमा ऑमलेट बनाना कहाँ से सीखा है अमर? बस यूं ही भैया, एक बार मैंने एक कीमा ऑमलेट किसी होटल में खाया था। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने भी इसे घर में बनाना शुरू कर दिया। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे और भाभी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब आप ही खाना बनाना। माधवी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब अमर और जगदीश जल्दी से नाश्ता करते हैं और कंपनी के लिए निकल जाते हैं। मुझे खुशी है कि इस साल भी हमारी कंपनी का प्रॉफिट पहले से भी ज्यादा बढ़ा है और इन सब का क्रेडिट मेरे छोटे भाई अमर को जाता है। अगर अमर अपनी इतनी अच्छी बिजनेस स्किल्स यूज नहीं करता तो हमारी कंपनी तो कभी दूसरी कंपनी से मुकाबला ही नहीं कर पाती। वेल डन मेरे छोटे भाई। कंपनी का पूरा स्टाफ अमर के लिए जोर जोर से तालियां बजाता है, जहां सभी लोग अमर के लिए काफी खुश होते हैं। वहीं अमर और जगदीश का बिजनेस पार्टनर सुरेश उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब तक मैं और जगदीश बिजनेस पार्टनर्स थे, तब तक मैं अकाउंट में कितना भी घोटाला करके सारा प्रॉफिट कमा लेता था, लेकिन जब से ये अमर का बच्चा आया है, तब से मेरे हाथ तो कुछ लग ही नहीं रहा है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। सुरेश अमर से बदला लेने के लिए कंपनी के अकाउंट में फिर से कुछ गड़बड़ करता है और इस बार इसका सारा इल्जाम अमर पर लगा देता है। भैया, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है हमारी कंपनी के अकाउंट में। मैं क्यों ही गड़बड़ करूंगा? जगदीश, इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ये तो फिर भी तुम्हारा भाई है। अगर ये सब झूठ होता तो ये सब कुछ तुम्हारे लैपटॉप से क्यों मिलता? सारे सबूत अमर के खिलाफ होने की वजह से जगदीश पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो अमर से इतनी नफरत करने लगता है कि वो अमर और उसके दोनों बच्चे और पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और देखते ही देखते ये पूरा परिवार बेघर हो जाता है। अमर के पास जो बचे कुछ ही पैसे होते हैं, उनसे वो एक छोटा सा किराए का मकान लेता है। माधवी, ये क्या हो गया हमारे साथ? तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना कि यह सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है? मैंने सच में कुछ नहीं किया माधवी। जानती हूँ जी, आपने कुछ नहीं किया है। आप एक दिन देखना, जिसने भी ये किया है उसे भगवान जरूर सजा देगा। अमर अब अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को पालने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सोनी और राजू रोज की तरह आंगन में खेल रहे होते हैं। तभी खेलते खेलते सोनी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर माधवी, हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया? सोनी बेटा, आंखें खोलो अपनी। माधवी जल्दी से सोनी को अस्पताल लेकर जाती है। थोड़ी देर में अमर भी अस्पताल पहुंच जाता है और डॉक्टर के चेकअप करने पर उन दोनों को पता चलता है कि उनकी बेटी सोनी को कैंसर है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो सच है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आपने कुछ महीनों के अंदर अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं करवाया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों पति पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपनी गरीबी के चलते वो अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं करवा पाते। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। माधवी हमेशा की तरह बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही होती है। तभी माधवी को रास्ते में कई सारे खाने पीने के ठेले दिखाई देते हैं, जिन पर काफी लोगों की भीड़ लगी थी, जिसे देखकर माधवी को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से घर आती है। सुनिए जी, ये जो खाने पीने के ठेले वाले हैं, दिन के 2 से 3 हजार तक कमा लेते हैं। महीने भर का अच्छा खासा पैसा जमा कर लेते हैं। हम भी इनकी तरह ठेला लगाएंगे
तो इन कुछ महीनों में हम अपनी बेटी के ऑपरेशन के पैसे भी जमा कर सकते हैं। लेकिन माधवी, हम ठेला किस चीज का लगाएंगे? हमें तो ऐसी कोई खास चीज भी बनानी नहीं आती है। आती है ना, क्यों नहीं आती? आपको याद है एक बार आपने कीमा ऑमलेट बनाया था, सबने कितनी तारीफ की थी। आपके ठेले पर कीमा ऑमलेट बनाकर बेचो, देखना वो सभी को बहुत पसंद आएगा। जल्दी से पैसे कमाने का ये आइडिया अमर को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अमर अपनी फैक्ट्री के मालिक से कुछ पैसे कर्ज के तौर पर ले लेता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर कीमा ऑमलेट बनाने का सारा सामान ले आते हैं और अगले दिन से ही बाजार में ठेला लगाकर कीमा ऑमलेट बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म कीमा ऑमलेट खाइए। ऐसा कीमा ऑमलेट आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। भाई साहब, बड़ी जोरों की भूख लगी है, गरम गरम एक कीमा ऑमलेट लगा दीजिए, और हाँ, साथ में वो हरी वाली चटनी तो जरूर देना। जी भाई साहब। अमर गर्मा गर्म कीमा ऑमलेट बनाता है, वही माधवी कस्टमर्स को कीमा ऑमलेट सर्व करती है। कस्टमर जैसे ही उसे खाता है, वाह भाई साहब वाह, क्या गजब का कीमा ऑमलेट बनाया है, मजा आ गया खाकर। एक काम करिए, एक और प्लेट दीजिए। वो कस्टमर 2 से 3 बार कीमा ऑमलेट खाता है। वही कीमा ऑमलेट की तारीफ भी बहुत करता है, जिसके चलते अब धीरे धीरे उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। भाई साहब, क्या कीमा ऑमलेट बनाया है! मेरी पत्नी को तो बड़ा पसंद आया। 2 दिन से नाराज थी मुझसे, लेकिन जैसे ही आपका कीमा ऑमलेट खिलाया, सारी नाराजगी भूल गई। देखा अमर जी, मैं कहती थी ना, हमारा कीमा ऑमलेट का काम जरूर चलेगा। आप देखना, हम कुछ ही वक्त में अपनी सोनी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ लेंगे। हमारी सोनी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। बस थोड़ी मेहनत और। जहाँ दोनों पति पत्नी सुबह से शाम तक मेहनत कर कीमा ऑमलेट बेचकर पैसे जोड़ रहे थे, वहीं उनके सामने ही एक बड़ा सा ढाबा बना हुआ था, जिसका मालिक राजपाल अपने ढाबे पर कई तरह की खाने पीने की चीज बनाकर बेचता था। लेकिन जब से दोनों पति पत्नी ने अपना कीमा ऑमलेट का ठेला लगाया था, तब से धीरे धीरे राजपाल के कस्टमर कम होने लगे थे। इन पति पत्नी का कुछ करना पड़ेगा, वरना एक दिन ये अपना कीमा ऑमलेट बेचकर मुझसे भी बड़ा अपना ढाबा खोल लेंगे। अपना होता हुआ नुकसान रोकने के लिए राजपाल कुछ गुंडे लेकर अमर के ठेले पर भेज देता है। दोनों लैला मजनू, जल्दी से अपना ये कीमा ऑमलेट का ठेला लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कौन हो तुम, और हम अपना कीमा ऑमलेट का ठेला लेकर यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे। लगता है ये लातों के भूत है, और इतनी आसानी से तो नहीं मानेंगे। वो दोनों गुंडे अमर और माधवी के कीमा ऑमलेट का ठेला तोड़ देते हैं और सारा सामान फेंक देते हैं। देखो, मेरी बात ना मानने का नतीजा, इस बार तो ठेला ही टूटा है। अगर आइंदा यहाँ आसपास दिखे तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। दोनों पति पत्नी बेबस होकर घर लौट आते हैं। अब हम क्या करें जी, इतनी मुश्किल से आधे पैसे जोड़ पाए थे, अब हम आधे पैसे का कहाँ से इंतजाम करेंगे? मालवी काफी ज्यादा रोने लगती है। वहीं अमर अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत बेबस हो गए हम, लेकिन अब और नहीं। अमर और माधवी जमा किए हुए पैसों में से कुछ पैसे निकालते हैं और दोबारा से उसी जगह पर अपना कीमा ऑमलेट का ठेला लगाते हैं, जिसे देखकर राजपाल वापस अपने गुंडों के साथ उनके पास आता है। लगता है इस बार तुम लोगों की हड्डियां तोड़नी ही पड़ेंगी। हड्डियां तो टूटेंगी, लेकिन हमारी नहीं, तुम्हारी। दोनों पति पत्नी मिलकर अपने ठेले के नीचे से बड़े बड़े लोहे के डंडे निकालते हैं और राजपाल के साथ साथ उसके गुंडे को भी खूब मार मार कर भगा देती है, जिसके बाद अब राजपाल दोबारा उन्हें कभी परेशान नहीं करता और कुछ ही महीनों की मेहनत से दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के ऑपरेशन के लायक पैसे जोड़ लेते हैं। ऑपरेशन के बाद उनकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर से दोनों पति पत्नी अपना कीमा ऑमलेट का काम जारी रखते हैं। ऐसे ही रोज की तरह वो कीमा ऑमलेट बेच रहे होते हैं कि तभी अमर का बड़ा भाई जगदीश उनके ठेले पर आता है। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना, यह सब सुरेश का किया धरा था। उस दिन मैंने उसे कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था कि कैसे उसने तुम्हें फंसाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से तुम्हें और इन सबको कितनी तकलीफ करनी पड़ी। भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाइए। अमर पल भर में अपने भाई को माफ कर देता है और पूरा परिवार पहले की तरह ही साथ रहने लगता है।
वहीं अमन और माधवी अपना कीमा ऑमलेट का काम जारी रख साइड बिजनेस की तरह उसे आगे बढ़ाते हैं।